भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बराबर है। इसका मतलब है कि मेरा जो सर्कुलर मोशन है इसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। इसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये होगा इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये मोशन कौन सा रहेगा मेरा, एक एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा। ये मेरा पहला कैरेक्टरिस्टिक। क्यों, क्योंकि हमारा जो सर्कल में वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला m टाइम्स a है, मतलब a इज वेरी नेसेसरी फॉर माय सर्कुलर मोशन, सो आई कैन से दैट दिस मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, बराबर है। सेकेंड देखो ना, फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगा। मैं बोलता हूं फॉर टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड के लिए वो एक पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेता है, बराबर है। वापस वो स्टार्ट होगा यही पॉइंट से, एक रोटेशन कंप्लीट किया, वापस वो सेकंड रोटेशन कंप्लीट करेगा, वापस वो थर्ड रोटेशन कंप्लीट करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि पहले टाइम पे उसको लगा था, मतलब फर्स्ट टाइम पे उसका टाइम जो उसको लगा था इन ऑर्डर टू कंप्लीट होल रोटेशन वो था 1 सेकेंड। नेक्स्ट टाइम भी उसको क्या लगा, 1 सेकेंड। थर्ड टाइम भी उसको क्या लगेगा, 1 सेकेंड। मतलब ये एक टाइम पीरियड के बाद में खुद को रिपीट कर रहा है ना। इट इज रिपीटिंग आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम। इट इज रिपीटिंग आफ्टर व्हाट, सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में ये जो मोशन है वो खुद को क्या करता है, रिपीट करता है। सही बात है। अगर वो खुद को रिपीट करता है थोड़े टाइम के बाद में, तो ये जो मोशन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। इसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। क्यों, क्योंकि ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में खुद को रिपीट करता रहता है। आया समझ में। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज एन पीरियोडिक मोशन। क्या है ये, एक पीरियोडिक मोशन है। आया समझ में। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन आता है, उसमें हमारे पास पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। आया समझ में। ओके, अभी हम थोड़ा सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हैं। ओके, तो हम अभी सर्कुलर मोशन को थोड़ा और डीप में स्टडी करते हैं। तो हमारा जो सर्कुलर मोशन होता है बेटा, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सर्कुलर मोशन का जो कुछ भी स्टडी होता है उसमें हमको क्या कर सकते हैं, ये सर्कुलर मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे काइनेमैटिक्स, और दूसरा बोलेंगे हम डायनेमिक्स। ओके, काइनेमैटिक्स और दूसरा क्या है, डायनेमिक्स। तो अभी फिलहाल हम काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तर व्हाट इज काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स ये एक ऐसा तरीका, क्या बोल सकते हैं, काइनेमैटिक्स इज यूजुअली इसका इक्वेशंस होता है, यूजुअली इसका इक्वेशन होता है। और काइनेमैटिक्स एक ऐसे स्टडी का एक ऐसे मोशन को स्टडी करता है जिसमें फोर्स का ओरिजिन मालूम नहीं होता। मतलब फॉर एग्जांपल गाड़ी मेरा चल रहा है और हम क्या करेंगे, एक तो उसको एक्सेलरेट कर देंगे या फिर उसको क्या करेंगे, हम डी एक्सेलरेट कर देंगे, मतलब ब्रेक को दबा देंगे। उसके लिए मुझे फोर्स, मतलब गाड़ी कैसे चला शुरुआत में, उसका कोई जरूरत है क्या, नहीं है। तो ऐसे केस सिनेरियो में हम काइनेमैटिक्स को यूज करते हैं। तो हम काइनेमैटिक्स को बोल सकते हैं, बेसिकली हम काइनेमैटिक्स को बोल सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन। ओके, ये क्या है, ये आपके मोशन का स्टडी करेगा विदाउट नोइंग इट्स ओरिजिन। मतलब ये मोशन क्यों हो रहा है या फिर ये मोशन कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब चीज का उसको लेना देना नहीं। वो क्या करेगा, ये मोशन मुझे मिला, मैं इसको स्टडी करूंगा सीधा सीधा। आया समझ में। या फिर इसमें मैं और क्या चीजें कर सकता हूँ, मैं और चीजें क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये सब आता है आपके काइनेमेटिक्स में। तो डायनामिक्स में क्या रहेगा, डायनामिक्स इसका उल्टा होना चाहिए। इसका मतलब उल्टा क्या रहेगा बताओ, याचं उलट काय असणार, याच्यामध्ये आपल्याला मोशनचं ओरिजिन माहित नाही आहे, मग याच्यामध्ये काय असणार उलट, आपल्याला मोशनचं ओरिजिन माहित असणार है। सोपी गोष्ट है ना। इसमें क्या होगा कि वी नो द ओरिजिन ऑफ द मोशन और वी नो द फोर्स, ओरिजिन ऑफ द फोर्स। आ रहा है समझ में आपको।
ओके. तर मग आता तुम्ही काय करा की हे सर्क्युलर मोशन बनवा, असं थोडंसं ट्री डायग्राम सारखं बनवा आणि कायनेमॅटिक्स आणि डायनामिक्सला आपण थोडंसं डिवाइड करू. इकडे मी एक डेफिनेशन देतो तेवढी लिहून घेऊ. ओके. चल, लिखा आपने ये. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेमैटिक्स के बारे में अपन पूरा पढ़ लेते हैं, फिर डायनामिक्स में जाते हैं. तो हमारा काइनेमैटिक्स क्या है? इट इज, लिखो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन. It is the study of motion without considering the cause of motion. Cause of motion. ओके. फिर इसका डेफिनेशन लिखो. ये क्या रहेगा? स्टडी ऑफ मोशन विथ considering the cause of motion. Study of motion with considering the cause of motion. Okay. Now हमको मालूम है नो कॉज ऑफ मोशन, इधर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं. ओके. एंड यहां पे हमको मालूम है व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन. कॉज ऑफ मोशन, नोन कॉज ऑफ मोशन. ओके. तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि कॉज ऑफ मोशन नहीं मालूम अपने को, और डायनेमिक्स में क्या होता है कि कॉज ऑफ मोशन मतलब किसके वजह से मोशन स्टार्ट हुआ उसका मुझे ओरिजिन मालूम है. बराबर है. दूसरा एक पॉइंट, अभी मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट कभी मोशन पे मोशन में सेट होता है मालूम है आपको. कोई भी ऑब्जेक्ट एक मोशन में कभी सेट होगा मालूम है आपको, जब आपको इनिशियली उसके ऊपर कुछ तरह का फोर्स लगाना पडेगा, है ना. सुरुवातीला आपण कोणत्याही ऑब्जेक्टवर थोडीशी पण फोर्स लावली तर तो ऑब्जेक्ट जो आहे तो मोशन मध्ये जाणार. बरोबर आहे. मग इकडे काय लिहिलंय? नो कॉज ऑफ मोशन. तो मोशन का कॉज अगर मुझे मालूम नहीं, मतलब इसके ऊपर इनिशियली मैंने जो फोर्स लगाया था वो भी मुझे मालूम नहीं होना चाहिए, लॉजिकली स्पीकिंग. बराबर है. तो यहां पे नेक्स्ट में आएगा इट इज अ मोशन वेर वी डू नॉट नो द फोर्स ऑफ द मोशन. So it is a motion in which we do not consider force. It is a motion in which we do not consider force. मग आता आपण डायनेमिक्स वर जाऊया. फिर अपन अभी डायनेमिक्स में जाएंगे. सांगा मग डायनेमिक्सचं काय असणार? याच्या ऑपोजिट सांगा. काय असतं याच्या ऑपोजिट स्टेटमेंट काय असणार सांगा. इथं काय? हा, लिखो. ओके. अभी हम ये काइनेमैटिक्स ऑफ मोशन को थोड़ा स्टडी करते हैं. तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल स्टडी व्हाट इज काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. उसमें सबसे पहला जो है वो उसको नाम रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके. बिफोर नोइंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमको दो चार चीजें चेक करनी पड़ेगी. तो मैं कंसिडर करता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने वाला है. क्या करने वाला है? सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगा. बराबर है. इनिशियली इनिशियली मेरा जो ऑब्जेक्ट है, इनिशियली जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो एक पोजीशन पे है. ये पोजीशन को मैं ए कंसिडर करता हूं. ओके. इनिशियली का मतलब शुरुआत. तो शुरुआत में मेरा ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है और थोड़ी देर के बाद में मेरा जो ऑब्जेक्ट है
वो एक बी पोजीशन में आ जाता। ओके, थोड़ी देर के बाद में ये ऑब्जेक्ट जो है वो बी पोजीशन में आ जाता है। अभी हमारे पास सर्कल है, मतलब इसका सेंटर होना चाहिए, और सेंटर से मैं अगर इसको ज्वाइन करूं मेरे ऑब्जेक्ट को, तो ये मुझे मिलना चाहिए रेडियस। ओके, और आपको मालूम है सर्कल में क्या होता है कि रेडियस थ्रू आउट होना चाहिए सेम। म्हणजे इधर से ओ ए जो है डिस्टेंस वो आर रहेगा, और ओ बी का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होना चाहिए, आर ही होना चाहिए। अभी मैं एक नॉर्मल एग्जांपल कंसीडर करता हूं। ये एक कार है। ओके, ये शुरुआत में ए पोजीशन पे थी, और थोड़ी देर के बाद में वो बी पोजीशन पे चली गई। ओके, और वो मूव कर रही थी स्ट्रेट, बराबर है। तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? ये डिस्टेंस को मैं मेजर करूंगा, सही बात है। ये डिस्टेंस को मैं मेजर करूंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरे कार ने थोड़े टाइम के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ, सही बात है। ये यहाँ पे पॉसिबल है क्या? ये यहाँ पे पॉसिबल है क्या? क्यों? यहाँ पे सर्कल है ना, आर्क जैसा कुछ बन गया। तो आर्क को ऐसे निकाल के ऐसे स्ट्रेट करके मेजर कर सकते हैं? ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये जो ए है और ये जो बी है जिसको मैंने आर से ज्वाइन किया है, हम देखते हैं कि ये ए ओ जो है हमारा सेंटर कंसिडर करके, तो मेरा जो ओ ए है और ओ बी है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एक्चुअली मुझे बताएगा कि कितना डिस्टेंस मेरा ऑब्जेक्ट ए से बी तक कवर करेगा। आ रहा है समझ में? इसमें हम क्या करते थे, ये लेंथ ले लेते थे और हमको मालूम पड़ जाता था कि एक्चुअली मेरा ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है। पर ये कंडीशन में हम क्या करेंगे, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ए से लेके हम बी तक लेके जाएंगे, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एक्चुअली मुझे बताएगा कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे। ओके, displacement is the shortest part between point A and point B, and similarly this is the shortest part between A and B, बराबर है। ओके, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसके अंदर है, सर्कल के अंदर है, और यही डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे हम इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये थीटा से हम इसको नोट करते तो इसको भी हम क्या करेंगे, थीटा से इसको नोट करेंगे। आया समझ में? क्लियर है? एवढं एवढं लिहून घ्या, लिख लो इसको। डन। देखो, पे अटेंशन ओवर हियर, मैंने यहाँ पे और एक चीज है टी को ऐड किया हुआ। ओके, झाले तुमचं लिहून झालं? हो गया? इसको ये मतलब ये नेसेसरी है नहीं इतना, इसको ही ड्रॉ करना है अपने को। हो गया? हाँ, तर बघा, इनिशियली माझा ऑब्जेक्ट ए वर होता अँड फायनली माझा ऑब्जेक्ट बी वर होता, बराबर आहे। तो अँगल जो क्रिएट झाला, जो डिस्टन्स ए टू बी मध्ये बनलेला आहे, त्याला आपण कसं ट्रेस करणार, एंगल थीटाने ट्रेस करणार, बराबर है। ऑब्वियसली ए से बी पे जाने तक टाइम भी तो लगता है, तो ये टी रहेगा। ओके, नाउ ये जो है ये एक वेक्टर है, क्या है ये, वेक्टर है। तो ये जो ओ ए है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा आपके पोजीशन वेक्टर को। क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन वेक्टर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर ओ ए है और इसको हम बोलेंगे ओ बी पोजीशन वेक्टर। आया समझ में? तो अभी आप डेफिनेशन लिखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और उसका डेफिनेशन इधर लिखो। क्या रहेगा, एंगल स्वेप्ट, लिखो एंगल स्वेप्ट। स्वेप्ट ची स्पेलिंग माहिती आहे, SWEPT, स्वेप्ट। एंगल स्वेप्ट बाय पोजीशन वेक्टर, एंगल स्वेप्ट बाय
position vector is called as angular displacement. Is called as angular displacement. झालं. काय बोललो मी? एंगल स्वेप्ट बाय मतलब रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता. ओके, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता. एवढं कळालं तुम्हाला? अच्छा, आता तुम्ही मला सांगा, सो फार अपन ने 10th 11th स्टैंडर्ड हुआ. 11th स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से बच्चे इतना ध्यान नहीं देते. तो मैं पूछता हूँ कि जो हमने अभी तक जितना भी एंगल के बारे में पढ़ा है, तो एंगल हम यूजुअली किस में मेजर करते हैं? डिग्रीज मध्ये मेजर करतो. डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं अपन एंगल को. तो ये तो रेडियन है, मतलब हमको डिग्री सेल्सियस से रेडियन के बीच में का कन्वर्जन मालूम होना चाहिए. तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या बनेगा? कन्वर्जन. ओके, कन्वर्जन खूब सोपा है. ओके, कन्वर्जन वेरी सिंपल. एक छोटा सा फॉर्मूला, फॉर्मूला को डालने का, सब्स्टिट्यूट करने का, सॉल्व करने का. ओके, सबसे पहले हम कन्वर्जन का बात करते हैं, जो कि है डिग्री टू रेडियन. सबसे पहला हम कन्वर्जन का बात करते हैं, जो कि होता है डिग्री टू रेडियन. इसमें क्या करना पड़ता है हमको? जो भी वैल्यू दिया हुआ है, जो भी हमको डिग्रीज में वैल्यू दिया होता है, उसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? पाई बाय 180 से. बराबर है. और दूसरा क्या है? रेडियन टू डिग्री. तर मग रेडियन टू डिग्री मध्ये काय होणार? इसका ऑपोजिट होना चाहिए. मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 अपॉन पाई. ओके, 180 अपॉन पाई. बराबर है. एग्जाम्पल घेऊया आपण. 90 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 90 डिग्री, डिग्री सेल्सियस सारखं सारखं निघत असतं. 90 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रेडियन पाई बाय 2. ओके, तो ये असणार 90 मल्टीप्लाइड बाय पाय बाय 180 आणि मग 1 आणि हा 2, म्हणजे असलं पाहिजे पाय बाय 2. मग दुसरं एक एक्झाम्पल घेऊया. एक्झाम्पल नंबर 1. एक्झाम्पल नंबर 2 घ्या. पाय बाय 4. हा, पाय बाय 4 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डिग्रीज 45. ओके, तर सॉल्व कर, लिहून ठेव. बाकी मुलांना पण. तर बघा, हे कसं सॉल्व होणार? पाय बाय 4 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस. मग त्याला काय करणार आपण? डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 4, और फिर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेडियन टू डिग्री, म्हणजे 180 डिवाइडेड बाय पाई. पाई पाई कैंसिल. 4 जा 16 अँड 4 5 जा 20. बराबर आहे. तर मग आपलं डिग्री किती आली? 45 डिग्रीज. आन्सर बराबर आहे. आन्सर काय येतं आपलं? 45 डिग्रीज. ओके, एक बेसिक सीईटीचा क्वेश्चन आहे, आपण तो करूया. झाले का दादा? लिहून झालं? कळालं ना? क्लिअर आहे ना? काही डाऊट? सध्या तर नसणार आहे. ओके, एक क्वेश्चन बोलता हूं, लिखो. when clock shows when clock shows a time of when clock shows a time of 4 o'clock, a time of 4 o'clock, comma, the angular displacement of hour and with respect to minute and
is with respect to minute hand is 2023 चा प्रश्न. ओके, येस. ऑप्शन लिहा. फर्स्ट ऑप्शन पाय रेडियन, सेकंड ऑप्शन पाय/2 रेडियन, थर्ड ऑप्शन सी चा ऑप्शन पाय/3 रेडियन आणि टी चा ऑप्शन 2π/3 रेडियन्स. 2π/3 रेडियन झालं. एवढं लिहून घ्या ऑप्शन्स. इतना ऑप्शन्स लिख लो. बघा आता मी वापस क्वेश्चन रीड करतो. पे अटेंशन. सी क्या लिखा है. व्हेन क्लॉक शोज अ टाइम ऑफ 4 o'clock, एक क्लॉक जो है वो क्लॉक पे वो टाइम कितना बता रहा है, 4 o'clock का बता रहा है. द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हार एंड म्हणजे तासाचा काटा. बरोबर है. हार एंड मतलब घंटे का काटा. विथ रिस्पेक्ट टू द मिनिट हैंड. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू मिनिट हैंड इज म्हणजे ते काय बोलताय की हा माझा क्लॉक आहे. बरोबर आहे. आणि या क्लॉक मध्ये किती वाजलेले, 4 वाजलेले. 4 वाजल्यावर क्लॉक मध्ये कसं असतं, इकडे 12 असतं, इकडे 1 असतं, इकडे 2 असतं, इकडे 3 असतं आणि इकडे 4 असतं. 4 वाजल्यावर काय होणार, मिनिट हँड जो असतो तो युजली कशावर असतो, 12 वर असतो. बरोबर आहे. आणि जो आवर आपला आर हँड असणार तो कुठे असणार, 4 वर असणार आहे. बरोबर आहे. तर तो काय बोलतोय की मला सांगा हा जो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे तो किती असतो. हा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे हा माझा जो थीटा आहे दॅट इज हाऊ मच. हा थीटा काय असणार. ओके, बघा आता बघा आपण लॉजिक काय लावतो. तुम्हाला माहिती आहे की वेन आय एम हॅव्हिंग दिस 3 o'clock, जर माझा वेळ 3 o'clock असला तर इकडे 90 डिग्रीज बनतो. बरोबर आहे. इकडे काय बनणार, 90 डिग्रीज बनणार. मग या 90 डिग्रीजला आपण किती पार्ट मध्ये डिवाइड करू शकतो, 1, 2 अँड 3 पार्ट मध्ये डिवाइड करू शकतो. म्हणजे या 90 डिग्रीजला मी असं डिवाइड करू शकतो, असं डिवाइड करू शकतो. तर किती पार्ट झाले, 1, 2, 3. म्हणजे 90 डिवायडेड बाय 3 इज हाऊ मच, 30. म्हणजे एव्हरी पार्ट इज 30 डिग्री सेल्सिअस. सॉरी 30 डिग्रीज, 30 डिग्री सेल्सिअस मूर्ख, 30 डिग्रीज. बरोबर आहे. जर एवढे पार्ट 30चे आहेत म्हणजे पुढचा पार्ट पण 30चाच असला पाहिजे. बरोबर आहे. तर मग हे टोटल किती होणार, 120. तर थीटा मला किती भेटला, 120 डिग्री. 120 डिग्री. बराबर है. मग आपल्याला उत्तर जो है, आंसर जो है वो किस में है, रेडियंस में. तो आपको क्या करना पड़ेगा, 120 इंटू बताओ क्या होना चाहिए, π/180 डिग्री या फिर 180 होना चाहिए. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. तो 0 0 गोज अवे, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो क्या आंसर आता है, 2/3 पाय रेडियन्स. काय आन्सर येतं, 2/3 पाय रेडियन्स. बघा इकडे कुठे 2/3 पाय रेडियन्स, बघा हे वाला डी वाला ऑप्शन आहे. आलं का लक्षात, डी वाला ऑप्शन असणार. लिहून काढा तुमच्या हिशोबाने. हे बेसिक एक एक्झाम्पल होतं कन्व्हर्जन ऑफ पाय अँड रेडियन. पण याच्यामधून एक आउट म्हणजे एक गोष्ट आपण नोट करून घ्यायची. ओके, पे अटेंशन एवरीवन, राइट आफ्टरवर्ड्स. एक चीज आपको याद रखने का हमेशा, अगर कभी भी आपको क्लॉक वाला एग्जाम्पल आ जाता तो ये दिमाग में रखो कि 12 से लेके 1 के बीच में कितना डिग्रीज बनेगा, ये दिमाग में याद रखो. मतलब कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, अगर ये आपको आता है तो आप बहुत कुछ सॉल्व कर लेते. आ रहा है समझ में. तर मग सीईटी मध्ये कसं असतं, कधी कधी एखाद्याचं जे उत्तर असतं ते पण आपल्याला लक्षात ठेवावं लागतं. उसका जो आंसर होता है वो भी आप याद रखो, ताकि वो आंसर को हम कहाँ पे और पे यूज कर सकते.
ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, नोट करो, नोट एंगल बिटवीन 12 and 1 is 30 degree. Done. नेक्स्ट अँग्युलर वेलॉसिटी. अँग्युलर वेलॉसिटीचे पहिले आपल्याला नॉर्मल वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला माहित असला पाहिजे. वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय असतो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तर मग अँग्युलर वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय बनणार, मग अँग्युलर वेलॉसिटी का फॉर्म्युला बनेगा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इकडे देतो बघा, अँग्युलर वेलॉसिटी विच इज ओमेगा, त्याचा फॉर्म्युला काय बनणार, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बरोबर आहे. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट साठी आपण काय नोटेशन बघितलं होतं, थीटा. तर मग फॉर्म्युला काय बनणार, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, किंवा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, किंवा डी थीटा अपॉन डी टी. बरोबर आहे. ओके, एवढं क्लिअर आहे. आता पे अटेन्शन ओव्हर हियर. आमचा जो थीटा आहे तो कशामध्ये असतो, रेडियन्स मध्ये असतो. तर मग ओमेगा याचं युनिट काय येणार, याचं युनिट काय येणार, तर याचं युनिट असणार रेडियन पर सेकंड. ओके, याचं युनिट काय असणार, रेडियन पर सेकंड. आणि आपल्याला माहिती आहे की रेडियन इज व्हॉट, अ डायमेन्शनलेस क्वांटिटी. जर रेडियन माझा डायमेन्शनलेस क्वांटिटी आहे, तर मग याचं डायमेन्शन जर मला लिहायचं ठरलं, ओके, ओमेगाचं मला काय करायचंय, डायमेन्शन लिहून काढायचं. तो इसका डायमेन्शन क्या आएगा, एल रेस टू 0, एम रेस टू 0, फक्त माझ्याकडे सेकंड आहे म्हणजे टी रेस टू -1. खाली आहे, वरती गेल्यावर -1. ओके, याचं तर डायमेन्शन काय नसणार, हे आहे 0, पण सेकंडचं डायमेन्शन काय आहे, टी आहे, टी रेस टू 1. मग हे टी रेस टू 1 वरती गेल्यावर काय होणार, टी रेस टू -1. आणि डायमेन्शन कधी पण आपण एम एल टी किंवा एल एम टी असं लिहितो, तर मग त्याच्या हिशोबाने डायमेन्शन विल बी दिस. झालं. अच्छा, कळतंय ना, क्लियर आहे ना, मी जेवढं शिकवलंय तेवढं. जर डाउट असेल तर आताच विचारून घ्या. ओके, डाउट रहेगा तो अभी पूछ लो. ओके, नाव नेक्स्ट. आता अँग्युलर वेलॉसिटी मध्ये पण आपल्याकडे दोन पार्ट असतात. अँग्युलर वेलॉसिटी विच इज व्हॉट, ओमेगा. बरोबर आहे. आपल्या अँग्युलर वेलॉसिटी मध्ये पण आपल्याकडे किती पार्ट असतात, दोन पार्ट असतात. लिहून घे. तुला थोडी मेहनत करावी लागणार हा. काय नाही, जसं जसं कव्हर होईल ना तसं तुम्हाला क्वेश्चन्स पण द्यायचं, सॉल्व्ह करायचे. ओके, तर मग आपली अँग्युलर वेलॉसिटी आहे त्याच्यामध्ये आपल्याकडे दोन पार्ट असतात. पहिला पार्ट जो असतो तो असतो ऍव्हरेज, ऍव्हरेज अँग्युलर वेलॉसिटी, आणि दुसरा असतो इन्स्टंटेनियस, इन्स्टंट, DANT, इंस्टंटेनियस
अँग्युलर वेलॉसिटी. आता तुम्हाला अँग्युलर वेलॉसिटी काय असतं तेवढं तर कळालेलं आहे, फिक्स आहे, बरोबर आहे. फक्त तुम्हाला आता या दोन गोष्टीमध्ये डिफरन्स बघायचा. पहिलं तुम्हाला माहित असलं पाहिजे ऍव्हरेज काय असतं, आणि मग दुसरं काय माहित असलं पाहिजे इंस्टंटेनियस काय असतं, बराबर है. तर मला सांगा व्हाट इज एवरेज. एवरेज का मतलब क्या होता है? बीच का. और एव्हरेज जर तुम्हाला कळत नसेल, एव्हरेजचं जर तुम्हाला कळत नसेल, पे अटेन्शन ना, कंटिन्यू करायचं. झालं तुझं लिहून सगळं, हे पण लिहून घे. एव्हरेज म्हणजे काय, रिझल्ट येतो तुमचा, काय असतं त्याच्यामध्ये, ऍव्हरेज असतं. काय असतं ऍव्हरेज, काय करतो आपण ऍव्हरेज मध्ये? 2-4 सब्जेक्ट घेतो, त्याचे 2-4 सब्जेक्टचे मार्क घेतो, त्याला ऍड करतो, त्याचं काय करतो, ओव्हरऑल ऍव्हरेज काढतो, बरोबर आहे. तेच आपलं ऍव्हरेज असतं. दूसरा असतं इंस्टंटेनियस. इंस्टंटेनियस हा शब्द कुठे बघितला है क्या, ये जो वर्ड है आपने कहाँ पे देखा है क्या, बताओ. मैगी वगैरह आता है ना, इंस्टेंट नूडल्स. व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंट नूडल्स? टाइम कम लगेगा, सिंपल गोष्ट. इंस्टंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एक ऐसा वेलोसिटी जिसमें टाइम जो है वो लगभग लगभग जीरो हो जाना चाहिए. और ये एवरेज का मतलब है कि 2-4 वेलोसिटी मैंने ले लिया, उसको ऐड करो, डिवाइड करो, उसका जो भी वैल्यू आएगा वो होता है मेरा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. फॉर्मूला एवरेज एंगुलर वेलोसिटीचा जो फॉर्म्युला आहे तो बेसिकली आहे डी थीटा बाय डी टी किंवा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, बरोबर आहे. आता हा फॉर्मूला सेम दिसतो. इसका मतलब है कि हमारा जो नॉर्मल एंगुलर वेलोसिटी है और हमारा जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वो लगभग लगभग होता है सेम. ओके, नॉर्मली ये क्या होता है, सेम होता है. ओके, तो इसका अगर मैं एग्जांपल कंसीडर करूं, बाद में लिखो, एग्जांपल कंसीडर करूं, तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल कंसीडर किया, यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सेंटर है, इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, ये वेक्टर ए बना, ये वेक्टर बी बना, ये ओ है. तो व्हाट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होगा कि ये ए से लेके बी तक टोटल में, ए से लेके बी तक टोटल में कितना वेलोसिटी था, दैट इज माय एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. आया समझ में? और उसी जगह पे अगर मैं इंस्टेंटेनियस का बात करूं तो यहाँ पे ए से लेके बी के बीच में हो सकता है वेलोसिटी कम ज्यादा भी होता होगा. तो मैं बोलता हूं कि पॉइंट ए पे कितना वेलोसिटी, या फिर यहाँ पे मैंने एक दूसरा पॉइंट निकाला, पॉइंट सी पे वेलोसिटी क्या था. तो ये जो पॉइंट ए के ऊपर वेलोसिटी या फिर पॉइंट सी के ऊपर वेलोसिटी जो था उसको हम बोलेंगे इंस्टंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. क्या बोलेंगे उसको? इंस्टंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. हे एक्झाम्पल आहे. मग याच्यामध्ये ओमेगा इंस्टंटेनियस जे असणार त्याचा पण फॉर्म्युला असणार डी थीटा अपॉन डी टी. ओके, पण युजली इंस्टंटेनियस साठी आपण एक फंक्शन लावत असतो. ओके, मॅथमॅटिकल फंक्शन असतं, त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, टाइमला लगभग इक्वल टू 0 करतो. तर आपण याला फॉर्म्युला असायला, म्हणजे फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0. इसका मतलब होता है कि हमारा जो टाइम है वो क्या है, 0 है. तो ये देखो a से b तक जाने के लिए मुझे लगा 2 सेकंड, बराबर. वही टाइम को मैं आपको अगर 0.1 सेकंड करूं, वही टाइम को मैं अगर 0.1 सेकंड करूं तो वो बेसिकली क्या रहेगा, ओ ए के पॉइंट में कितना वेलोसिटी, क्योंकि 0.1 सेकंड और 2 सेकंड में बहुत डिफरेंस. तो इधर से इधर अगर इधर से इधर आने के लिए 2 सेकंड लग रहा है तो 0.1 के लिए इतना ही सेकंड लगेगा, और इधर से इधर पहुंचने के लिए 2 सेकंड लगेगा. तो मैं बोलता हूँ 0.1 सेकंड पे व्हाट इज द वेलोसिटी, तो वो बनेगा मेरा
instantaneous angular velocity. ये ऍक्च्युअली आपण असंच लिहत असतो. फॉर्म्युला बेसिकली असतो ओमेगा इन्स्टंट इक्वल्स टू टी थीटा अपॉन, ओके, टी थीटा अपॉन टी. क्लियर आहे? लिहूया नाव आहे. हो गया? तुमची काय बोलतो 12th स्टँडर्डची क्लास चालू केले ते ना, 12वीचे समर क्लास 23 पर्यंत काय अटेंडन्स कम. ऍक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला काय असतो? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. मग मला सांगा अँग्युलर ऍक्सेलरेशन इसका फॉर्म्युला क्या आएगा? सोपी गोष्ट. तर अँग्युलर ऍक्सेलरेशन will be angular velocity upon time. Angular acceleration is alpha, angular velocity is omega, and time is t. We could write it as delta omega upon delta t or d omega upon dt. बराबर आहे. ओमेगाचं युनिट काय होतं? रेडियन्स पर सेकंड. तर या युनिटला याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करायचं. अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन टी. तर ओमेगाचं युनिट काय आहे? रेडियन्स पर सेकंड, आणि टाइमचं ऑलरेडी काय आहे? सेकंड आहे. तर हा सेकंड आणि सेकंड खाली जाणार, तर इकडे काय होणार? रेडियन्स पर सेकंड स्क्वेअर. हे तुझं काय असणार? युनिट. हे काय असणार तुमचं? युनिट. जर युनिट हे आहे तर डायमेन्शन काय असणार? सांगा डायमेन्शन काय असणार? सोपी गोष्ट. डायमेन्शन काय असणार? कारण की तुम्हाला माहिती आहे रेडियस जे आहे त्याला डायमेन्शन नसतं. मग टाइमचं डायमेन्शन काय आहे? टी. युनिट काय बनतंय? रेडियन्स अपॉन टाइम. बघा मी लिहून देतो. तर माझं अल्फाचं डायमेन्शन काय आहे? युनिट काय आहे? रेडियन्स पर सेकंड स्क्वेअर. रेडिएशन तर आहे डायमेन्शनलेस, पण सेकंड जो आहे तो टाइम वर असतो, आणि टाइम सेकंडचा स्क्वेअर आहे म्हणजे टाइमचा स्क्वेअर असला पाहिजे इकडे. बरोबर आहे. हा टाइमचा स्क्वेअर वरती गेल्यावर काय होणार? टी रेस टू माइनस टू. पण कधी पण डायमेंशन में हमेशा हम क्या करते हैं? एल रेस टू या फिर एम रेस टू ऐसे कुछ लिखते हैं. तो एल रेस टू 0, एम रेस टू 0, टी रेस टू -2. तो हमारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका डायमेंशन क्या बनेगा? L रेस टू 0, M रेस टू 0, T रेस टू -2. आ रहा है समझ में? ओके, लिखो लिखो.
my object is at point B. So the distance is given by angle theta, which is displacement from A to B. हे कशासाठी होतं? व्हेलॉसिटी साठी होतं. आता ऍक्सेलरेशन साठी काय होणार? ओके, ऍक्सेलरेशन साठी काय होणार? तुम्ही हे लिहून घेतलेलं आहे, रफ करू शकतो का मी? बघा एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या बोलेगा कि एट पॉइंट ए हमारा इनिशियल वेलोसिटी था ओमेगा नॉट, जो कि है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, वेयर ओमेगा नॉट इज व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, या फिर इनिशियल ये वर्ड का मतलब क्या है? शुरुआत. ओके, इनिशियल का मतलब है शुरुआत. तो शुरुआत का वेलोसिटी एट पॉइंट ए था ओमेगा नॉट, और फाइनल में हमारा वेलोसिटी क्या बने एट पॉइंट बी, तो ये होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी. मतलब एट पॉइंट ए जो शुरुआत का पॉइंट था, एट पॉइंट ए द ऑब्जेक्ट वाज हैविंग वेलोसिटी ओमेगा नॉट, and when it reached at point B the object was having velocity omega. बराबर है? So this change in the velocity, this change in the velocity is considered as angular acceleration. The angular acceleration का formula was alpha equals to d omega upon dt, where d omega is basically change in the change in the velocity. And what is the change in the velocity? Initial velocity minus final velocity. गलत. Final velocity minus initial velocity. म्हणजे फायनल मध्ये किती वेलोसिटी होती? मायनस इनिशियल वेलोसिटी. तर आपण या फॉर्म्युला असंही लिहू शकतो. तर वी कुड राईट अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा मायनस ओमेगा नॉट अपॉन, तर हे एक सुद्धा एक फॉर्म्युला बनतो त्याचा. ओके, डिपेंडिंग अपॉन आवर एग्जाम्पल. एंड ये एग्जाम्पल के ऊपर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली आता है. मैंने सीधा स्टार्ट कर दिया, यूजुअली इधर से स्टार्ट करना चाहिए. आ रहा है समझ में? ओके, एवढं कळालं तुम्हाला? अभी लिख लो, अभी लिखो अच्छे से. याला असं याच्यामध्ये ठेवा, इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन. जैसा अपन ने इंस्टंटेनियस वेलोसिटी में किया था, वैसे ही हम इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन में करेंगे. बताओ इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? अल्फा इंस्टेंट इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी. ओके, या फिर इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू लिमिट टी टेंड्स टू जीरो डी ओमेगा अपॉन डी टी. ये दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. यूजुअली फॉर्मूला इज अल्फा इंस्टेंट इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी. बराबर है? याचा एग्जाम्पल क्या असणार? एग्जाम्पल इज सेम. ओके, एग्जाम्पल जो आपका वेलोसिटी में आया था वैसे ही रहेगा. तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बताता हूँ, सोल्यूशन मुझे आप करू शकता ना, मी तुम्हाला हेल्प करेल. टाइम इक्वल्स टू 4 सेकंड घेऊया आपण. टाइम इक्वल्स टू 4 सेकंड, आणि जो ओमेगा है तो आहे 6t³ प्लस 9 ऑफ टी प्लस 4. ओके, इसका सोल्यूशन आप करो. रेफरन्स साठी तुम्ही ते वेलोसिटी वाला एग्जाम्पल घेऊ शकता. Since 8 are 48, since 4 are 24, 24 plus 4, 288 plus 9, 70, 97. बराबर.
कड़ा क्या किया उसने, देखो उसने सबसे पहले वो डेरिवेटिव का फॉर्मूला एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला क्या है वो, एन टाइम्स एक्स रेस टू एन मायनस वन, बरोबर आहे. बघा टी रेस टू क्यू एक्स रेस टू एन म्हणजे क्यू जो आहे तो एन ची जागा घेतो. मग इकडे काय होणार, एन म्हणजे 3 पुढे आला आणि मग नंतर काय झालं 3 - 1 जो की झाला 2. इकडे पण त्यांनी तेच केलं, पण इकडे काय, इकडे वरती काहीच नाही म्हणजे 1. मग 1 जो आहे जो 9 सोबत मल्टिप्लाय करल्यावर तो 9च येणार. आणि मग इकडे काय राहणार 1 1 - 1 काय येणार 0. आणि एक्स रेस टू 0 जो असतो तो बेसिकली 1 असतो, म्हणून त्यांनी टी वापस लिहिला नाही, फक्त 9 लिहिला, कारण की 9 1 जा 9, बरोबर आहे. मग नंतर त्यांनी काय केलं, सबस्टिट्यूट केला 4 ची व्हॅल्यू 16 16 इंटू 3 48 48 इंटू 6 288 आणि 288 प्लस 9 290. सोपं आहे, आलं का लक्षात.